नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार और स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। तो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मज़े में। दोस्तों, बड़ा ही आपको अजीब लग रहा होगा, अरे भाई सर कहाँ गए और सर की केवल और केवल आवाज़ आ रही है। दोस्तों जी हाँ, सर की आवाज़ आप केवल सुन पा रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। जहाँ पर स्टूडियो नहीं है वहाँ पर अवेलेबिलिटी मेरी अभी है। तो इसी कारण से मैं वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ये केवल और केवल ये जो लेक्चर अभी चलेगा यह केवल ऑडियो स्ट्रीमिंग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कोऑपरेट करेंगे और आपको ये फॉर्मेट भी पसंद आएगी। बस ये डेडिकेशन है, आप लोगों के प्रति प्यार है और एक समर्पण है कि आपका डीसीए बंद नहीं होना चाहिए। तो हमारी टीम ने कहा कि सर आप ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को कंडक्ट करिए। हम लोग बच्चों को ऑडियो मोड में ही प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन से ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए, 24 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स का सेशन है और देखते हैं क्या खास न्यूज़ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग निबंध उपयोगी उद्धरण के साथ में। तो दोस्तों, आज निबंध उपयोगी उद्धरण में हमारे पास है बाण बाण गैला और 9 हाथ के पगहा लय गला। इसका मतलब यह है कि बैल तो गया ही गया, उसके साथ साथ जो 9 हाथ का पगहा होता है वह भी चला गया। इसका मतलब समझिए कि आपकी बहुत कोई बड़ी वस्तु तो खो ही जाती है, वो बर्बाद तो हुई हुई, उसके साथ कोई छोटी लेकिन मूलभूत वस्तु जो आवश्यक वस्तु होती है वह भी आपसे खत्म हो जाता है, वह भी उसी का भी नुकसान हो जाता है। कुछ लोग इसको इस संदर्भ में भी डील करते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होना, उसको भी सेंस में लेते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि भाई खुद तो डूबे ही डूबे और दूसरों को भी लो डूबे। मतलब अलग अलग संदर्भों में इसकी चर्चा की जाती है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग जो लेक्चर करेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक को डील करेंगे, कौन कौन सा करंट अफेयर्स का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आ रहा है। तो आप उससे पहले एक बता दूं, जो हम लोग सेशन डील करने जा रहे हैं कि दिवाली की ऑफ़र अभी भी आपके लिए बच्चों बनी हुई है। तो आप कोई भी अगर PWBPSC वाला का कोर्स परचेज करोगे तो उस पर आपको 75% तक का जो डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। तो सक्षम 2.0 सबसे बेहतर बैच अभी 72nd PPSC फाउंडेशन की बैच है, इंग्लिश मीडियम की बैच है, स्टार्ट है, ज्वाइन कर सकते हो। प्रथम की बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो 72nd BPSC की बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। साथ ही साथ BPSC मेंस के लिए सफलता वाली बैच जो है इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो आपको उचित लगे वो बैच आप ज्वाइन करना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ेंगे पटना हाई कोर्ट में जो है भाई हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है, उनको हम लोग देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पाशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे बी राइज इनिशिएटिव के बारे में। पांचवा टॉपिक हमारा आज का है 9th एनिवर्सरी ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के बारे में। छठा हमारे पास ट्रैकोमा डिजीज के बारे में है। सातवां सारंडा फॉरेस्ट, झारखंड का बड़ा फेमस जंगल है सारंडा, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आठवां हम लोग बात करेंगे ORS पर, जो उसका मिसयूज किया जा रहा है, उस पर बैन किया गया है, उस पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं, उसको ध्यान में रखना है। नौवां हम लोग पढ़ेंगे शोर प्रोग्राम के बारे में, फुल फॉर्म स्किल इंडियाज AI लिटरेसी इनिशिएटिव प्रोग्राम के बारे में देखा जाएगा। और वर्ल्ड मैपिंग के टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों तुवालू की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास रिवीजन MCQ के साथ में, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए प्रीवियस क्लास क्विक रिवीजन MCQ फटाफट देखते हैं कि क्या क्या इसमें खास हमारे पास पिछले साल दिन का क्वेश्चन हमारे पास है। तो प्रीवियस क्लास का जो पहला क्वेश्चन हम आज डील कर रहे हैं कि बिहार के कृषि उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लीची, मखाना, मशरूम, सिंघाड़ा और लौकी के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। शाही लीची और मिथिला मखाना दोनों को GI टैग प्राप्त है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत के कुल लौकी उत्पादन में बिहार का योगदान 50% से अधिक है। अब पूछा गया ऊपर दिए कथन में से कौन से सही हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि 50% से अधिक लौकी उत्पादन में बिहार का योगदान नहीं है, वह 20% के अप्रॉक्स है। तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास केवल 1 और 2 हो जाएगा, चूंकि तीसरा गलत है इसलिए। अब दूसरे प्रश्न पर हम लोग पढ़ते हैं ताकि रिवीजन हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। दूसरा क्वेश्चन था जनगणना 27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करने कहा जा रहा है। यह भारत में पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। पहले चरण के लिए पूर्ण
परीक्षण 10 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। स्वगणना का विकल्प 1 से 7 नवंबर 2025 तक उपलब्ध होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1 और 3। तो दोस्तों आपको पता है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। तो सी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन पे आपको लिए चलता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन था सुंदरवन जलीय कृषि मॉडल यानी सेम के बारे में कि निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। यह पश्चिम बंगाल की नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा विकसित एक समुदाय आधारित पहल है। यह मॉडल जलवायु अनुकूली दृष्टिकोण का उपयोग करके मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करते हुए झींगा व्यापार को मजबूत करने पर केंद्रित है। तो 1 भी सही, 2 भी सही। तो ऊपर दिए कथन में से कौन से सही है भाई? तो 1 और 2 दोनों, यानी डी विल बी द राइट आंसर। ये ध्यान में रखना आप। अब चलो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर, सॉरी चौथा क्वेश्चन हमारा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा था कि भाई आदि कर्मयोगी अभियान को लेकर के क्वेश्चन हमारे पास था कि 2025 के राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रही हैं। यह सम्मेलन विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो भैया ऑल आर राइट, कहीं कुछ सोचना नहीं है। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे जो था हमारा। ये खनन तत्परता सूचकांक को लेकर के था, SMRI को लेकर के था कि भाई मध्य प्रदेश खनिज संपन्न राज्यों में पहले स्थान पर है। गोवा मध्यम संसाधन वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। पंजाब कम संसाधन वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है। तीनों स्टेटमेंट जो बच्चों आपको जैसा कि पता है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, और सी विल बी द राइट आंसर। कहीं कोई इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब छठे क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि IUCN क्षेत्रीय परिषद चुनाव 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह चुनाव अबू धाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के दौरान आयोजित किया गया था। लीमा रोजलिंड को 26-29 कार्यकाल के लिए भारत से क्षेत्रीय परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त अरब अमीरात के राजन खलीफा अल मुबारक को 2026-29 के लिए नए IUCN अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। सही स्टेटमेंट कौन है भाई? तो सही स्टेटमेंट जैसा कि आपको पता है कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। तो डी विल बी द राइट आंसर। अगला जो हमारा है 7वां नंबर बता देता हूं आपको कि आधार के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी सहयोग योजना यानी सीता योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। सीता को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत UIDA द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य डीप फेक और प्रेजेंटेशन हमलों के विरुद्ध आधार प्रमाणीकरण प्रणालियों को सुदृढ़ करना है। ये दोनों स्टेटमेंट था। और जैसा कि आपको पता है कि पूछा गया उपरोक्त कथन में से कौन से सही हैं, तो राइट अगर पूछ रहा है तो दोनों स्टेटमेंट सही है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर देते रहें। मैं तो लाइव देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी ध्यान में रखिएगा कि आप इसको आराम से देखिएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी, बोथ आर राइट, ये ध्यान रखेंगे। चलो भाई 8वां हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कि सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली MCPS के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करने आपको कह रहा है। बोला गया क्वेश्चन है कि भाई MCPS को DRDO प्रयोगशालाओं और जो है जो ADRDE आगरा है उसके द्वारा जो है बनाया गया है DEBEL के सहयोग से। इसका 32,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। यह प्रणाली विशेष रूप से नागरिक पैराशूटिंग अभियानों के लिए डिजाइन की गई है। तो ये हमारे पास पूछा गया कौन सा सही है। तो आपको पता है कि इसमें से केवल 1 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है क्योंकि नागरिक पैराशूटिंग प्रणाली के लिए इसको डिजाइन नहीं किया गया है। तो सही आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं 9वें नंबर पर। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 25 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ये खेल राजस्थान के 7 शहर में आयोजित किए जाएंगे। यह संस्करण 24 नवंबर से 25 दिसंबर 25 तक आयोजित किया जाएगा। नए शुरू किए गए खेल बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग और साइकिलिंग है। पूछा गया उपरोक्त कथन में से कौन से कथन जो हैं सही हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो 1, 2 और 3 विल बी द राइट आंसर, दैट इज सी। अब आते हैं हम लोग भाई 10th नंबर क्वेश्चन पे।
मर्कोसुर के बारे में आपको पूछ रहा है। दोस्तों हमको पता है ये मर्कोसुर वो संगठन है जो भाई 1991 में बना था। मैंने बताया था आपको कि साउथ अमेरिकन का, समझिए कि कुछ कंट्री ने आपस में मिलकर के बनाया था एक ट्रेड ब्लॉक, कि भाई उनके बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मर्कोसुर की स्थापना 26 मार्च 1991 को असूनसियन संधि के माध्यम से हुई थी। यह मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्यालय मॉन्टेविडियो उरुग्वे में स्थित है। अब आपसे वही पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट भैया सही है। तो सही हमारे पास तीनों स्टेटमेंट है, दैट इज सी विल बी द राइट आंसर। देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं भैया, अब आज की जो घड़ी है टॉप 10 करंट अफेयर्स की, जो 24 अक्टूबर के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। तो पहला न्यूज आपका स्टार्ट हो रहा है पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से। दोस्तों ध्यान में रखिएगा सीधा सा एक चीज कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी साहब को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया था और उसके बाद फिर से जो है उनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी अपॉइंट किया गया, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, वो रिटायर्ड हो चुके। तो रिटायर्ड होने के बाद में जो कॉलेजियम प्रणाली है, तो कॉलेजियम सिस्टम ने श्री न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को, नाम याद रखिएगा भाई, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह साहब को जो है उन्होंने पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुधीर सिंह, ये ध्यान रखना है। अब देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की अगर मैं बात बताता हूँ तो आपको पता है कि हाईकोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 214 से लेकर के 231, 214 से लेकर के 231 तक का जो है हमारे पास ये है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 223, और राष्ट्रपति ही जो है हमारे किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये तब होता है जब अचानक से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद जो है खाली हो जाए या फिर वो अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। अब देखो भाई कॉलेजियम प्रणाली है क्या? तो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया हुआ है कि कॉलेजियम प्रणाली उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण दोनों, यहाँ पर बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि केवल सर अपॉइंटमेंट करती है, क्या? नहीं, अपॉइंटमेंट और उसके साथ साथ ट्रांसफर दोनों को जो है डील करती है। क्या कॉलेजियम प्रणाली का संविधान में कहीं उल्लेख है? तो जी नहीं, संविधान में उल्लेख नहीं है, बल्कि न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से इसका जो है जन्म हुआ है या धीरे धीरे विकसित हुई है। ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए प्रथम न्यायाधीश मामला, दूसरा न्यायाधीश मामला, तीसरा न्यायाधीश मामला, कितनी दफ़ा मैंने पढ़ाया है इसको आपको ध्यान में रखना है, लाया गया था और तभी जाकर कॉलेजियम प्रणाली हमारे पास डेवलप हुई। चलिए इससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार, जस्टिस सुधीर सिंह, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। तो राइट आंसर विल बी द बी, जस्टिस सुधीर सिंह। चलो भैया अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पाशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी UNGGIM की बात कर रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में आपको बता दूं इम्पोर्टेंट क्यों आया है ये। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द को चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एक मिनट थोड़ा सा इसको हल्का कर लूँ, हाँ, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पाशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसे हम UNGGIM AP के नाम से जानते हैं। और इंडिया इसके लिए किस टर्म के लिए अपॉइंट हुआ है भाई? 25 से 28 के लिए। यानी हिंदी में अगर बात किया जाए तो एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन का सह अध्यक्ष भारत बना है। किस अवधि के लिए? तो 25 से 28 की अवधि के लिए। आगे देखते हैं भाई ये है क्या। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन है क्या भाई? तो देखो भाई ये एक्चुअली क्या है कि ये संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति के तहत 5 क्षेत्रीय समितियों में से एक है। इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? तो 1995 में एशिया और प्रशांत के लिए GIS इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्थायी समिति का गठन किया गया था और 2012 में इसको रीनेम कर दिया गया UNGGIM AP के नाम से जो है
इसको रीनेम कर दिया गया था 12 में। ये पॉइंट याद रखिए, क्योंकि यूएनजीजीआईएम का क्रिएशन जो हुआ है वो 2011 में ही हुआ है। अब थोड़ा सा आपको मैं आगे बता दूं कि भाई इसमें इसकी सदस्यता के बारे में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, एशिया प्रशांत जो देश जो क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं, 56 जो राष्ट्रीय भूस्थानिक प्राधिकरण का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है 56 नेशनल जियो स्पाशियल ऑथोरिटीज। किस रीजन का भाई? तो एशिया और पैसिफिक रीजन का। इसका उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य है टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेज रिगार्डिंग द यूज ऑफ जियो स्पाशियल इंफॉर्मेशन including in the development agendas, and to serve as a body for global policy making in the field of geospatial information management। यानी जियोस्पाशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सेक्टर में एक ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करने के लिए इसको यूएन ने डेवलप किया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया जाए कि भारत को एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन के को चेयर के रूप में किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? 24 से 27, 25 से 28, 26 से 29, 25 से 27। तो भाई आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे देंगे, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। 25 से 28 के लिए जो है इंडिया का चयन किया गया है। अब चलो भाई आगे बात करते हैं। कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स, मसालों और पाक कला जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति क्या है उसके बारे में देखते हैं भाई। देखो, रिसेंटली 8th सेशन ऑफ द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CCSCH8, कंक्लूडेड सक्सेसफुली इन गुवाहाटी। बस यही इंपॉर्टेंट आपके पास है कि भाई मसाला और पाक जड़ी बूटी पर कोडेक्स समिति का 8वां सत्र कहाँ संपन्न किया गया? तो आसाम के गुवाहाटी में संपन्न किया गया। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि असम की राजधानी क्या है और असम के सीएम और असम के गवर्नर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विद्या का समय बच्चों जरूर से जरूर बताना और गूगल का प्रयोग मत करना, ध्यान रखना। चलो अब आगे देखते हैं भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। CCHSSC के बारे में देखते हैं क्या है। इसकी स्थापना जो है 2013 में की गई थी और इसके लिए इंडिया ने इनिशिएटिव दिया था। इसकी पेरेंट बॉडी कौन है भाई? तो ऑपरेट्स अंडर द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है उसी के तहत इसका संचालन होता है। सेक्रेटेरिएट कहाँ है भाई इसका? तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोच्चि में। तो इसका सचिवालय कहाँ है भाई? तो सचिवालय इसका कोच्चि में है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और कंज्यूमर हेल्थ को की प्रोटेक्शन के लिए स्पाइस और जो हमारे पास कलनरी हर्ब्स है उसके लिए वैश्विक कोडेक्स मानक विकसित करना। जैसे आपको पता है कि भारत की मसाले जो हैं, चाहे आप हल्दी का भी कई सारा प्रयोग होता है भाई हेल्थ सेक्टर में आप देखा जाए, साथ ही साथ हम लोग अगर बात करें तो ब्लैक पेपर का भी प्रयोग किया जाता है। तो नो डाउट इसको लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो है एक इस तरह का स्टैंडर्ड डेवलप करना है जिससे कि खास तौर पर ग्लोबल लेवल पर इसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल सके, ये ध्यान में रखना हमारे लिए होगा। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं भाई, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो भी हमारे पास चर्चा में आया वो क्या है भाई? तो इसकी स्थापना 1963 में FAO के द्वारा जो है की गई थी और इसमें WHO का भी सहयोग था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? रोम, इटली में। उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ, यानी कंज्यूमर हेल्थ को, उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना। इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल गुड फूड ट्रेड, यानी उपभोक्ता खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना। इसके मेंबर्स कितने हैं भाई? तो इसके मेंबर 189 मेंबर हैं, ये ध्यान में रखना है। और जिसमें से 188 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत जो है इसमें एक मेंबर है। इसका बैठक कहाँ होता है भाई? जेनेवा और रोम में बार बार इसकी बैठक होती है। किसकी? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 8वां सत्र हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो क्या आंसर हो जाएगा? कोच्चि, गुवाहाटी, जयपुर और हैदराबाद। तो बताओ बच्चों कितना इसका आसान आंसर होगा? गुवाहाटी, यानी बी विल बी द राइट आंसर, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, बी राइज इनिशिएटिव। देखो भाई एक्चुअली क्या है कि बी राइज इनिशिएटिव शुरू की गई है, हमें ध्यान में रखना होगा किसके द्वारा शुरू हुई है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखो भाई सबसे बड़ी बात बता दूं कि वी राइज का मतलब क्या होता है। तो वी राइज का मतलब होता है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज इनिशिएटिव, इसका पूरा नाम है। इसको नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा,
देखो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जा सकता है मैं बता देता हूँ। हाल ही में जो बी राइज इनिशिएटिव लॉन्च की गई है, रिसेंटली लॉन्च्ड बी राइज इनिशिएटिव जो है भाई, इसका किसने लॉन्च किया है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वीराइज इनिशिएटिव, तो आंसर डायरेक्टली हो जाएगा नीति आयोग। या फिर क्वेश्चन आपको इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने रिसेंटली वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को के इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट के लिए कौन सा जो है इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, तो नाम आपको याद रखना है वीराइज। तो दोनों तरह से पूछ ले, या तो ऑर्गेनाइजेशन पूछ ले या इनिशिएटिव का नाम पूछ ले ऑर्गेनाइजेशन दे करके, तो आप दोनों के लिए रेडी रहोगे। अब थोड़ा सा इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। देखो भाई, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया कोलैबोरेशन विद डीपी वर्ल्ड के साथ। फ्रेमवर्क क्या है भाई, अंडर WEP अवार्ड टू रिवार्ड इनिशिएटिव, यानी WEP के जो अवार्ड टू रिवार्ड इनिशिएटिव है उसके तहत इसको लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका उद्देश्य है कि महिला नेतृत्व वाले MSME सहित महिला उद्यमियों को व्यापार सुविधा, परामर्श और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय आदि की जो है भाई व्यवस्था करना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रमोट करना है, इसको लेकर के ये चला जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ कि क्वेश्चन जो इससे आया है, बी राइज इनिशिएटिव के बारे में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इसे डीपी वर्ल्ड के सहयोग से नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा लॉन्च किया गया। यह पहल WEP के अवार्ड टू रिवार्ड ढांचे का हिस्सा है। इसका उद्देश्य केवल महिलाओं के नेतृत्व वाले बड़े निगमों का समर्थन करना है। तो ऑब्वियस सा बात है भाई, तीसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही फर्जी हो गया। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हमारे पास है, 1 और 2 विल बी द राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अगले प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं। जो हमारे पास है कि पांचवा जो हमारे पास है उसको ध्यान में रखना है कि 9th एनिवर्सरी ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी जो स्कीम हमारी उड़ान है उसकी 9वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। तो अब देखते हैं इसमें क्या कुछ खास हमारे पास आ रहा है, इसको देखते हैं। अब देखो भाई, इसको किसने किसके द्वारा मनाया गया है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सेलिब्रेट किया है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, ये है क्या, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसको स्टार्ट कब किया गया था भाई, 21 अक्टूबर 2016 को, विटाल कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। ये एक्चुअली समझिए राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का जो है ये एक महत्वपूर्ण घटक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है भाई, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। फर्स्ट फ्लाइट जो इसके अंतर्गत चलाया गया था, यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत पहली फ्लाइट कब चलाई गई थी, तो पहली फ्लाइट चलाई गई थी 27 अप्रैल 2017 को, और ये चली कहाँ से था भाई, शिमला से दिल्ली। पर्पस क्या था भाई, टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन इंडिया स्पेशली एंड रिमोट एंड अंडर जो भाई सर्व्ड रीजन्स हैं, मेकिंग एयर ट्रेवल अफोर्डेबल फॉर द मासेस, यानी बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। दूर दराज और कम सेवा वाले क्षेत्र में जनता के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। इसी योजना के बारे में मोदी जी ने कहा भी था कि हमारा उद्देश्य जो है, जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको हवाई यात्रा कराना है। तो इसी उद्देश्य, इसी थीम के साथ इसको डेवलप किया गया है। अब थोड़ा आगे देखते हैं भाई, उपलब्धियां इसका क्या है। अब तक इसके अंतर्गत 93 हवाई अड्डे, 15 हेलीपोर्ट्स और 2 जल हवाई अड्डे और 649 मार्ग चालू हैं। 3.23 लाख उड़ान के माध्यम से 1.56 उड़ान करोड़ यात्रियों ने अब तक जो है उड़ान स्कीम का लाभ लिया है। BGF के रूप में 4300 करोड़ वितरित किए गए हैं और क्षेत्रीय हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में 4638 करोड़ का अब तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत का जो हवाई अड्डा नेटवर्क था वो दुगना हो गया। 2014 में इसकी संख्या कितनी थी भाई, 74 थी, अब कितनी हो गई 159, और ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ठीक है ना। इसी के अंतर्गत कृषि उड़ान स्कीम भी लाया गया है, उड़ान यात्री कैफे भी लाया गया है। इससे रूरल एयर लॉजिस्टिक और इंक्लूसिविटी को भी जो है प्रमोशन मिल रहा है। तो ये सारा बेनिफिट जो है हमको उड़ान स्कीम के अंतर्गत दिया जा रहा है, ये ध्यान में रखना होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं भाई, उड़ान योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। उड़ान को 21 अक्टूबर 16 को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के तहत लॉन्च किया गया था। नोडल मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। पहली उड़ान 27 अप्रैल 17 को शिमला से दिल्ली के लिए संचालित हुई थी। तो देखो भाई, एकदम अच्छे से आप देख लो, सारा देखो एक ही जगह पर आपको सही सही मिल जाएगा। जो हम लोग पहला स्लाइड जो देख रहे थे, यही स्लाइड से, इस स्लाइड से देखो आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा तीनों हो जाएगा। ये PYQ भी, ये क्वेश्चन PYQ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है UPPSC के भीतर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर भैया तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी C विल बी द राइट आंसर।
अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं ट्रैकोमा डिजीज को लेकर के, क्या कुछ खास है भाई। एक्चुअली क्या हुआ, फिजी, आप नाम सुने ही होंगे फिजी का, तो फिजी बिकम्स द 26th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। यानी फिजी आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में ट्रैकोमा को खत्म करने वाला दुनिया का 26वां देश बन गया है। कौन बना है भाई? फिजी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं फिजी को लेकर के। हालांकि जो डिसीजन दिया गया है, ये अनाउंसमेंट जो आया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से आया है। अब थोड़ा सा फिजी के बारे में देख लिया जाए और ट्रैकोमा के बारे में देखा जाए। तो पहले ट्रैकोमा के बारे में जान लेते हैं भाई। ट्रैकोमा एक्चुअली जो है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का एक प्रकार है। ये कॉज्ड बाय किसके कारण होता है भाई? बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया कौन है? तो एक बैक्टीरिया है, नाम है क्लैमाइडाई और ट्रैकोमेटिस। इसी बैक्टीरिया के कारण ट्रैकोमा डिजीज होता है। इसके मोड ऑफ स्प्रेड यानी इसका प्रसार कैसे होता है? पर्सनल कांटेक्ट के माध्यम से, आई हो, नेसल डिस्चार्ज हो, इसके माध्यम से, या कंटेमिनेटेड सरफेस, जैसे हमने किसी का यूज टॉवल यूज कर लिया तो इसके द्वारा। फ्लाइज एक्सपोज टू इन्फेक्टेड डिस्चार्ज, संक्रमित स्राव के संपर्क में जो उसके मक्खियाँ आती हैं उसके द्वारा भी फैलता है ये। इंडिया में जो है भाई सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इंडिया भी जो है ट्रैकोमा को खत्म कर चुका है और इसका अनाउंसमेंट भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो इंडिया को इस संदर्भ में ऑथराइजेशन मिल चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा देखा जाए भाई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में जो है चिंता के रूप में ट्रैकोमा को खत्म करने वाला दुनिया का 26वां देश बन गया है? तो राइट आंसर हमारे पास फिजी विल बी द राइट आंसर। अब देखो भाई, आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो टॉपिक हमारे पास है सारंडा फॉरेस्ट को लेकर के। क्यों सारंडा फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी एक बेंच है उसने ऑर्डर दिया है झारखंड गवर्नमेंट को कि टू गिव एन अंडरटेकिंग टू नोटिफाई अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सारंडा। यानी सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने झारखंड सरकार को सारंडा में नए वन्यजीव अभ्यारण्य को नोटिफाई करने का आदेश दिया है कि उसके संदर्भ में आप हलफनामा दीजिए कि कब आ रहे हैं और वहाँ पर नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब आ रहा है, इसको जल्दी से जल्दी अप्रूव करिए। थोड़ा सा आप सारंडा फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका लोकेशन क्या है? तो वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में पड़ता है। और डिवीजन की अगर बात करूं तो कोल्हान डिवीजन का ये पार्ट है ना, कोल्हान डिवीजन। तो ये पड़ता है झारखंड के कोल्हान डिवीजन का ये पार्ट है, तो ये ध्यान में रखना आप। अब देखो भाई सिग्निफिकेंस क्यों है भाई? तो नोन एज द लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट इन एशिया, पूरे के पूरे एशिया में सबसे बड़े साल के वन के रूप में जाना जाता है। ये साल पेड़ का आपको एक तरह से ये समझ लो भाई, आप बोटेनिकल नेम पता है ना, सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है? सोरिया रोबस्टा। सारंडा का मतलब होता क्या है भाई? सारंडा का मतलब होता है द लैंड ऑफ 700 हिल्स, यानी 700 पहाड़ियों की भूमि। यहाँ पर मानव जनसंख्या कितनी है? तो अराउंड 80% जो है इनहेबिटेंट्स हैं, जो कि किस आदिवासी समुदाय, किस ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती है? हो इसमें है, मुंडा है, उड़ांव है, ये सभी ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं भाई कि सारंडा के बारे में जो क्वेश्चन हमारे पास है कि सारंडा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। सारंडा को एशिया के सबसे बड़े साल के वन के रूप में जाना जाता है। सारंडा नाम का अर्थ है 700 पहाड़ियों की भूमि। अब आप ही बता दो क्या आंसर होगा, सोचना ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे देना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भैया डी, 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। क्या कोनो प्रॉब्लम है? एकदम नहीं होना चाहिए। आप लोग आपस में पर्सनल बात ना करें, चुपचाप से क्वेश्चन पढ़ें, टॉपिक पढ़ें और आंसर दें। अब आता है भैया अगला टॉपिक हमारे पास, FSSAI बैन और मिसयूज ऑफ, जो ORS का जो मिसयूज हो रहा है वो है। तो हाल ही में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत, ध्यान रखना है कि किसके अंतर्गत भाई? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत एक आदेश जारी कर उन सभी पेय पदार्थों के नाम में ORS शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया जो WHO के मानकों का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब वो सभी जो बेवरेज हैं जो WHO के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस WHO के स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट में जो है ORS का जो है शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। अब देखते हैं भाई क्यों आखिर निषेध का कारण बनाया गया है। मिसलीडिंग कंज्यूमर्स विथ फॉल्स मेडिकल क्लेम्स, झूठे चिकित्सकीय दावे से उपभोक्ता को गुमराह किया जाता है। नॉन कॉम्प्लियंस विथ WHO अप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस, WHO अनुमोदित फार्मूलेशन का अनुपालन ना कर किया जा रहा है इसके द्वारा।
पब्लिक हेल्थ रिस्क फ्रॉम इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन, अनुचित इलेक्ट्रोलाइट जो है संरचना से सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम हो रहा है। इंश्योर्स ओनली WHO स्टैंडर्ड ORS फॉर्मुलेशंस आर मार्केटेड फॉर मेडिकल यूज। इससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल WHO का जो मानक है ORS फॉर्मुलेशन का, उसी का चिकित्सकीय उपयोग का विपणन किया जाए, यानी उसकी मार्केटिंग की जाए, ये ध्यान में रखिएगा। अब ORS के बारे में जान लीजिए भाई। आपको जैसा कि पता है कि ORS के बारे में कौन हमारे यहाँ नहीं जानता है ना। ये मिक्सचर है क्या भाई, सॉल्ट और शुगर का डिजॉल्व्ड इन क्लीन वाटर। एक्चुअली क्या होता है, यह साफ पानी में नमक और चीनी का मिश्रण जो है, समझ लो कि इसी से एक तरह से बनाया जाता है। इसको यूज किया जाता है भाई दस्त, हीट स्ट्रोक आदि के कारण जब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। WHO का मानक क्या है भाई, WHO और यूनिसेफ का जो फॉर्मूला है कि पर लीटर पानी में अगर ORS बनना है तो ORS का जो पर लीटर पानी होना चाहिए, 1 लीटर पानी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 2.6 ग्राम होनी चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा जो है 13.5 ग्राम होनी चाहिए, पोटाशियम क्लोराइड की मात्रा 1.5 ग्राम होनी चाहिए, और ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट का जो मात्रा होना चाहिए 2.9 ग्राम होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो हमारे बेवरेज प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस अनुपालन को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है भाई इसके इन्वेंटर कौन है, तो डॉक्टर दिलीप महलनोबिस जो हैं इसके इन्वेंटर हैं। ये भारत के 1971 में इन्होंने ORS को लेकर के जो है, समझिए, इसको फॉर्मुलेट किया था। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को लेकर के। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस वाला ही है, सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली वाला। तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा हटा देते हैं इसे। इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो शुरुआत में हल्के मैंने करा दिया है, 1 और 2 केवल हमारा सही होगा। ठीक है, 3 हमारा गलत था क्योंकि नागरिक पैराशूटिंग प्रणाली के लिए उसका उपयोग नहीं किया गया था। अब चलो भाई सुअर प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, स्किल इंडिया AI लिटरेसी इनिशिएटिव को लेकर के। क्या है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस प्रोग्राम इन जुलाई 2025 टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनटू स्कूल करिकुलम। भारत सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा और प्रशिक्षण को एकीकृत करने के लिए जुलाई 2025 में स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम शुरू किया है। किसने शुरू किया है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उद्देश्य क्या है कि कैसे स्कूली पाठ्यक्रम में स्कूल का जो करिकुलम है उसमें हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन और ट्रेनिंग को जो है हम इंटीग्रेट कर सके। तो जुलाई 2025 में सोअर प्रोग्राम को चालू किया गया था। अब इसमें क्या इनिशिएटिव्स आया है वो देखिए। इसमें एक्चुअली आया ये है कि पहले इसके बारे में जान लीजिए। यह जो हमारा स्किल इंडिया मिशन है उसी के अंतर्गत एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। उद्देश्य क्या है भाई, टू स्ट्रेंथनिंग AI लिटरेसी एंड कम्पिटेंसी अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, यानी छात्रों और शिक्षकों के बीच AI साक्षरता और योग्यता को मजबूत करना। प्रोग्राम फीचर्स क्या है भाई, AI लर्निंग मॉड्यूल्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड एथिक्स बेस्ड ट्रेनिंग टू प्रिपेयर यूथ फॉर AI ड्राइवन कैरियर्स। इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था भाई, MSDE के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से के कोऑर्डिनेशन के द्वारा जो है इसको हम लोग लेकर के आगे बढ़े हैं। अब थोड़ा सा और देखा जाए भाई, ये भी क्वेश्चन आपका पिछला वाला ही है जिसका हमें ध्यान में रखना है कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट हमारा जो सही था, C। ठीक है, एक बार मैं बोल दूंगा कि क्वेश्चन रिपीट मतलब चेंज नहीं किए गए हैं, ध्यान रखना है, बट आप लोग ध्यान रखना कि ये ठीक है। इसका जो हम लोग ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो भाई, वर्ल्ड मैपिंग में आज हम लोग बात करते हैं तुवालू को लेकर के। क्यों है तुवालू चर्चा में, इसको देखो भाई। एक्चुअली क्या हुआ है, तुवालू के चर्चा में आने का कारण है कि रिसेंटली तुवालू जो है ना, ये ऑफिशियली जो है 90th स्टेट मेंबर बन गया है IUCN का, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। कितना मेंबर है भाई, तो आधिकारिक तौर पर ये 90वां सदस्य देश बन गया है तुवालू, ये ध्यान रखिएगा। अबू धाबी में जो यूनाइटेड अरब अमीरात्स में जो एक मीटिंग हो रही थी उसी में 14 अक्टूबर 2025 को तुवालू के मेंबरशिप को कंफर्म किया गया। अब देखते हैं भाई तुवालू के बारे में। तुवालू एक्चुअली कैपिटल इसका क्या है, फुनाफुटी कैपिटल है, और प्रधानमंत्री इसके फेलिटे टेओ हैं। लोकेशन क्या है भाई, मिडवे बिटवीन हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया इन द साउथ पैसिफिक ओशन। साउथ पैसिफिक ओशन में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच आप ये लोकेशन देख रहे होगे तुवालू का। देख लो भाई, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा न्यूजीलैंड और ये रहा तुवालू। ये फॉर्मरली पार्ट किसका था भाई, तो ब्रिटिश ग्लिवर्ट एंड एलिस आइलैंड कॉलोनी का। तुवालू को जो है इंडिपेंडेंस 1978 में मिली थी और इसका पुराना नाम क्या है, एलिस आइलैंड इसका पुराना नाम है
है ना। अब देखो भाई, तुवालू में और ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें 9 द्वीप शामिल हैं, 4 इसमें रीफ आइलैंड है और 5 कोरल अटॉल्स हैं। और इसका बात किया जाए तो इसका सबसे जो नॉर्दर्न जो आइलैंड है उसका नाम है नानूमिया। ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है और ट्रू अटॉल है। इसमें 5 स्मॉल आइलैंड केवल आते हैं किसके अंतर्गत, तो नानूमिया के अंतर्गत, यानी ये देखो आप नानूमिया अटॉल है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारा का सारा तुवालू को लेकर के आपको ध्यान में रखना है। चलो भाई, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवेवा राज्य सदस्य बना है, तो नाउरू, तुवालू, किरिबाती, पलाऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, तुवालू, है ना। अब देखो भाई, अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, या न्यूज इन शॉर्ट वाला हम लोग देख रहे हैं। न्यूज इन शॉर्ट में है कि 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये क्वेश्चन समझ लो, वीवीआई क्वेश्चन है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, साने ताकाइची। इनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में जापान के जो उच्च सदन है, अपर हाउस है, उसने चुना है। टिकाऊ कृषि में यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि लद्दाख विश्वविद्यालय के कारगिल परिसर स्थित कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्कूल में पहली बार देखने को मिली है, जब कुट्टू से जो है शहद निकाला गया है। किससे निकाला गया भाई, कुट्टू से जो है शहद को निकाला गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी बकव्हीट हनी जिसको हम लोग कहते हैं, उससे इसको निकाला गया है। अब आता है भाई, अगला हमारे पास है, मेडागास्कर सेना के कर्नल माइकल रैंडियनिरीना ने सैन्य अधिग्रहण के बाद राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। क्या नाम है, तो माइकल रैंडियनिरीना। मेडागास्कर जो है ये सेना के कर्नल हैं, ये अब मेडागास्कर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो आपको पता है मेडागास्कर, ये देख सकते हो, एक आइलैंड एरिया है जो मोजाम्बिक चैनल से अफ्रीका की मेन आइलैंड से अलग होता है। मेन जो हमारा जो एरिया है, जो मेन लैंड है, उससे अलग हो रहा है, और खासतौर पर मोजाम्बिक से। तो याद रखिएगा मेडागास्कर को लेकर के। अब थोड़ा सा जो होमवर्क आपके लिए है उसको याद रखिएगा कि 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से कहाँ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे। ब्रोच में, यानी भरूच में, सिकाकोल में और त्रिचनपोली में। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। मेंस प्रश्न आपका है कि पाल कला और वास्तुकला पर बौद्ध धर्म के प्रभाव पर चर्चा करिए। क्या पाल कला और वास्तुकला बौद्ध धर्म से कितनी प्रभावित थी, इसको ध्यान में रखना है और इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर लिख करके आप रेडी रखिएगा। और फिर से वही दीपावली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और जो अभी कोर्सेज पर डिस्काउंट है अवेल कर सकते हैं तो कर लें। और आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। अविनाश सर PWPSC के साथ जुड़े रहें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट क्लास की होगी तो आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार।